हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज की इस पॉलिटी क्लास के अंदर हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम संविधान के अंदर से। बहुत सारा टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही और लगातार प्रश्न आते ही रहते हैं। वहीं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है संविधान की मूल संरचना को लेकर। बहुत सारे लोग हैं जिनको तो यह टॉपिक आज तक क्लियर ही नहीं हो पाया। इसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, हमेशा ही कहीं ना कहीं समस्या बनी रहती है। और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट कोई भी हो, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, आईबीपीएस हो, बीपीएससी हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं मूल संरचना जो है संविधान की, उसको लेकर के प्रश्न पूछ ही लेते हैं। क्योंकि यह अपने आप में कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं यह जो हम एस्पिरेंट्स हैं, हमारे एस्पिरेंट्स की माइंड की क्लियरिटी को भी डिफाइन करता है। यहाँ यह पता लगता है कि जो एस्पिरेंट हैं वह कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के कितने ज्यादा मैच्योर हैं, उनके माइंड में कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वह कितना ज्यादा क्लियर है। तो आज की क्लास के अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इस टॉपिक को समझने के लिए यह भी जरूरी है कि आप बिल्कुल शांत रहें, प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करें और अच्छी तरह से बताई जा रही बातों को समझें। यदि आप अच्छी तरह से नहीं सुनेंगे, कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि कोई पॉइंट स्लिप हो जाए और जो भी पॉइंट स्लिप होगा वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको यह चीजें अच्छे से आ जाए तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और एक एक बात समझते रहिए। तो चलिए टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। संविधान की मूल संरचना की हमें बात करनी है। हमारे देश का संविधान तैयार कब किया, किसने किया था? संविधान सभा ने तैयार किया था। और हमारे देश का संविधान जो है वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू कर दिया गया था। तो संविधान की वैसे लागू होने के बाद से चीजें हो सकती हैं, संशोधन या मूल संरचना इसके जानना वगैरह। तो संविधान कब लागू हो गया था? 1950 में। ठीक है, कब? 26 जनवरी को। अब संविधान 1950 में लागू हो गया था, तो संविधान के लागू होने के एक साल बाद ही, एक साल बाद कब? 1951 में। 1951 में देश के सर्वोच्च न्यायालय और संसद के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न स्पष्ट शब्दों में सामने आया और वह प्रश्न यह था कि क्या देश की संसद को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है या नहीं? यह प्रश्न वास्तव में अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं वह मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर ऐसी स्थिति में संसद उनमें कमी करती है, उनके महत्व को गिराती है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नागरिकों का विकास तो प्रभावित होगा ही। तो इसलिए यह प्रश्न वहां सामने देखने को मिला था। साथ ही साथ यह प्रश्न देखने को क्यों मिला था यह भी समझ लेते हैं। उस समय एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और वह मामला था शंकरी प्रसाद मामला। सन 1951 की बात है। यह शंकरी प्रसाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इसके अंदर क्या बात की गई थी वह समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान का जो पार्ट था अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 के अंदर संपत्ति के अधिकार को लेकर के बात की गई थी, लेकिन अभी यह फिलहाल निष्क्रिय है। तो इससे पहले, और यह जो 1951 में संविधान संशोधन था, यह पहला संविधान संशोधन था। यानी कि हमारे देश का संविधान 1950 में लागू हुआ और 1951 में पहली बार इसके अंदर संशोधन पेश भी कर दिया गया था। पहला संविधान संशोधन था जिसके तहत क्या किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार जो था, संपत्ति के मौलिक अधिकार में कमी लाई गई। तो यहां पर अब देखने वाली बात यह थी और यह भी समझना जरूरी है कि प्रश्न सामने क्यों आया। संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। और संसद ने क्या करा? मौलिक अधिकार में, यानी कि संपत्ति का अधिकार था, उसके अंदर कमी कर दी। ठीक है, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा क्यों? सुप्रीम कोर्ट यह मामला इसलिए पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में याचिका यह लगाई गई कि संसद ने मौलिक अधिकारों में कमी की है। मैं बता चुका हूं कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का मतलब क्या है? व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगा। तो इस औचित्य को लेकर के, इस दावे के साथ यह मामला पूरा कोर्ट में पहुंचा। व्यवस्था नहीं थी, देश ने आता सुप्रीम कोर्ट भी उस समय नहीं थी, फैसले ऐसे देखे नहीं थे। तो मौलिक अधिकार में कमी को लेकर के, मौलिक अधिकारों के संशोधन को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह आया कि संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 368 है, उस अनुच्छेद 368 के अंदर जहां संविधान को संशोधन करने की शक्ति दी गई है, वहीं संविधान संसद को यह शक्ति भी देता है कि देश की संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। बहुत ज्यादा समझने वाली बात है अपने आप में। प्रश्न क्या था कि क्या हमारे देश की संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है? मामला क्यों आया था? क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार है उसके अंदर कमी की गई थी। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला दे दिया है कि भाई जो अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368 किस लिए है?
संविधानों में संशोधन करने के लिए है। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था यह दी कि अनुच्छेद 368 में जिस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो संविधान के संशोधन का मतलब यहां पर यह भी है कि इस प्रक्रिया के अनुसार से ही, यानी कि अनुच्छेद 368 के अनुसार ही देश की संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन भी कर सकती है। यह अधिकार संविधान देश की संसद को देता है। तो यह मामला पूरा का पूरा पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के बाद उठा और सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आई। साथ ही साथ जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 को लेकर के अपनी स्टेटमेंट जारी की, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 13 को लेकर के भी एक स्टेटमेंट दी। अनुच्छेद 13 क्या कहता है यह समझ लेते हैं। मैं पहले बता चुका हूं वैसे, और अगर नहीं पता तो समझ लेते हैं फिर भी। अनुच्छेद 13 यह कहता है कि वह सभी विधियां, विधि मतलब कानून होता है, तो अनुच्छेद 13 यहां कहता है कि वह सभी विधियां जिनके द्वारा मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण होगा, यानी कि मौलिक अधिकारों में कमी की जाएगी, वह सभी विधियां शून्य मानी जाएगी, अमान्य करार कर दी जाएंगी। तो अनुच्छेद 13 यह कहता है कि अगर संसद कभी भी ऐसा कोई कानून लाता है जिसकी वजह से मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, मौलिक अधिकारों में कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में वह विधि शून्य कर दी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। लेकिन अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 13 को लेकर के फैसला क्या दिया वह समझते हैं। दरअसल क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण काम है कि संविधान का व्याख्या करना, यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद का क्या मतलब है, सही मायनों में इसका स्पष्टीकरण कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो यहां पर अनुच्छेद 13 का स्पष्टीकरण भी सुप्रीम कोर्ट ने करा। किस प्रकार किया यह भी समझ लेते हैं। अनुच्छेद 13 ने इस मामले में यह स्टेटमेंट दी कि अनुच्छेद 13 के अंदर जो विधियों का मतलब है ना, वो विधियों का मतलब सामान्य विधियों से है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां यह बताया कि अगर संसद कभी कोई सामान्य विधि लाती है जिससे मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह विधि अमान्य करार दी जाएगी, ना कि संविधान संशोधन अधिनियम। सुप्रीम कोर्ट ने यहां स्टेटमेंट यह दी कि अगर कभी भी संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है और उससे मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं तो वह मान्य रहेगा। इसके अलावा यह स्टेटमेंट आई कि अगर ऐसे कोई कानून या विधि आती है जो सामान्य विधि है, ठीक है ना, अगर कोई सामान्य विधि लाई जाती है जिससे मौलिक अधिकार प्रभावित होंगे, तो ऐसी स्थिति में वह सामान्य कानून अमान्य करार दिया जाएगा, ना कि संविधान संशोधन अधिनियम। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्ट कर दिया कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टेटमेंट क्लियर कर दी। अभी तक तो खैर यहां समझना कोई डिफिकल्ट नहीं था, बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान सा था ये। अब आगे से चलते हैं, आगे की जो कहानी है वो धीरे धीरे अब टिपिकल होती जाएगी अपने आप में, तो इसलिए समझिए आगे। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टेटमेंट दे दी तो भाई पूरे देश को यह पता लग गया कि अगर देश की संसद संविधान संशोधन अधिनियम लाएगी और मौलिक अधिकार को परिवर्तित करेगी तो ऐसी स्थिति में वह मान्य है। चलो जी, काम चलता रहा ऐसे। काम ऐसा कब तक चला, यह काम चलता रहा 1967 तक, 1967 तक। जहां एक और 1951 में देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, वहीं अब 67 में प्रधानमंत्री चेंज हो गए थे, प्रधानमंत्री हो गई थी इंदिरा गांधी। अब कौन सा मामला है, अब आया गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामला वैसे तो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये गोलकनाथ मामला देखने में क्यों आया भी यह समझ लेते हैं। इस मामले के अंदर क्या हुआ मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इस मामले के अंदर जो फैसला आएगा, यह पुराना वाला जो मामला था ना 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट इस 51 वाले पूरे फैसले को पलट देगी यहाँ। यानी कि जो पुराना फैसला था वो अब निरस्त कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अब नया फैसला देने वाली। तो क्यों देगी ये समझते हैं। एक 17वां संशोधन अधिनियम हुआ था, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1964 के अंदर, ठीक है। अब ऊपर वाली कहानी आपने समझ ली तो नीचे वाली कहानी समझिए। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1964 के अंदर। संशोधन के अंदर बात क्या की गई वह बात समझिए। इस संविधान संशोधन में बात यह की गई, 9वीं अनुसूची को लेकर के बात की गई। और 9वीं अनुसूची क्या है, 9वीं अनुसूची के अंदर कार्य बताए गए। तो क्या किया गया, राज्यों के द्वारा जो कार्यवाही की जाती थी, जिन विषयों पर कार्यवाही की जाती थी, उन विषयों के अंदर कुछ अतिरिक्त विषय और नए विषय जोड़ दिए गए। यानी कि क्या करा, 17वें संविधान संशोधन के अंदर राज्य की जो सरकार थी, राज्य की सरकारों को अधिक अधिकार दे दिए गए और उन्हें कार्यवाही करने के लिए कुछ नए प्रावधान उनके लिए जोड़ दिए गए। कब जोड़े गए, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 में जोड़े गए। 9वीं अनुसूची के अंदर यहां संशोधन किया गया, राज्यों की शक्तियों को लेकर के संशोधन किया गया। जब यह संशोधन हुआ तो इससे फिर दोबारा कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों पर खतरा मंडराने लगा। कहीं ना कहीं लगा कि यहां पर राज्य सरकारें अब अपना इन शक्तियों का गलत प्रयोग करेगी, ठीक है। और क्या हुआ, गोलकनाथ मामला उसके सामने आया, क्योंकि चीजें प्रभावित हो रही थी, तो मौलिक अधिकारों की बात चल रही है और संविधान की मूल संरचना को लेकर के बात चल रही है। तो ये जो जितने भी मामले पड़ रहे हैं, मामले अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब गोलकनाथ मामला 1967 में आया, 3 साल बाद, यानी कि 64 में संविधान संशोधन हुआ था, 67 में ये क्या हुआ,
67 में यह मामला देखने को मिला। अब 67 में यह मामला देखने को मिला तो अब यह समझते हैं कि यहाँ क्या बात हुई। सारी कार्रवाई चली, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा पूरा का पूरा केस स्टडी किया, मौलिक अधिकारों को लेकर के चीजें समझी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ अपनी स्टेटमेंट जारी करी और सुप्रीम कोर्ट की यहाँ जो स्टेटमेंट आई यह उस 1951 वाली स्टेटमेंट से बिल्कुल ही अपोजिट थी। कैसे अपोजिट थी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यहाँ पे स्टेटमेंट यह दे दी कि भाई देश की संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त नहीं है। प्रश्न यही रहेगा, हर बार प्रश्न यही आएगा कि देश की संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है या नहीं, अनुच्छेद 368 के तहत रह करके। पहले भी हमने इसी प्रश्न में बात करी थी, दोबारा वही प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला और वही प्रश्न चलते चलते सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट यहाँ क्या दे दी कि देखो भाई जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है, नेचर है मौलिक अधिकार को अपरिवर्तनीय, यानी कि मौलिक अधिकार इस प्रकार से बनाए गए हैं कि उनको अपरिवर्तित नहीं किया जा सकता, इनको प्रभावित नहीं किया जा सकता, इनकी प्रकृति कुछ इस प्रकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह स्टेटमेंट दी। साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अनुच्छेद 13 को लेकर के भी स्टेटमेंट दी और अनुच्छेद 13 की स्टेटमेंट यहाँ जो दी गई थी उससे अलग स्टेटमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टेटमेंट यह दिया कि अनुच्छेद 13 के अंदर जो विधियों का मतलब है वास्तव में वह विधियां सामान्य विधियां ही हैं। यह बात यहाँ पे कही गई थी सामान्य विधियों की। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 1967 में कि भाई जो सामान्य विधियों को लेकर के बात की गई है वह है तो सामान्य विधियां ही, लेकिन ऐसी विधियां वह नहीं हो सकती जिनकी वजह से मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हो। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दो स्टेटमेंट जारी करी गोलकनाथ मामले 1967 के अंदर। पहली स्टेटमेंट यह थी कि भाई मौलिक अधिकारों का जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, अपरिवर्तनीय, यानी कि उनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। स्वरूप में परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं यह नकारात्मक होगा। इनसे क्या होगा, जो व्यक्तियों के अधिकार बनाए गए हैं, व्यक्तियों के विकास के लिए अधिकार तैयार किए गए वो ज्यादा प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट देने के साथ साथ अनुच्छेद 13 की दोबारा व्याख्या की और यहाँ अनुच्छेद 13 की व्याख्या इसलिए की गई कि अनुच्छेद 13 जिन विधियों की बात करता है दरअसल वह है तो सामान्य विधियां ही, लेकिन वह विधियां ऐसी नहीं हो सकती जिनसे कि मौलिक अधिकार परिवर्तित हो, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सके। तो गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेटमेंट दे दी कि भाई अब यहाँ पर संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन की शक्ति नहीं है। शंकरी प्रसाद मामले में क्या स्टेटमेंट थी कि शक्ति है और संविधान संशोधन को पारित करके संसद जो है वह मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। वहीं 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट पूरा पलट दिया। क्या बताया, नेचर के बारे में बताया कि मौलिक अधिकारों का जो नेचर है वह अपरिवर्तनीय है और साथ ही यह बताया कि अनुच्छेद 13 में बात तो सामान्य विधियों को लेकर के ही की गई, लेकिन यह विधियां किसी भी तरह से संविधान संशोधन को प्रभावित नहीं कर सकती। आगे बात समझते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की यह स्टेटमेंट आ गई तो उसके बाद सरकार ने एक अलग ही रुख अपनाया। सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पे अधिक पावर चाहती थी, तो सरकार को वो पावर नहीं मिल पा रही थी। गोलकनाथ मामले की स्टेटमेंट यहाँ पे आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख क्लियर कर दिया। जैसे कि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है यानी कि जो हमारे देश की न्यायपालिका वह विधायिका और कार्यपालिका से अलग काम करती है। अब यहाँ पर सरकार को पता लग गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट तो अलग आ गई। सरकार ने इस स्टेटमेंट की वजह से क्या करा, सन 1971 में एक नया संशोधन अधिनियम पारित किया और इसका नाम था 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। जब आप यह संशोधन अधिनियम सुनेंगे ना तो उसके बाद आप यह कहेंगे कि वास्तव में तो बहुत ज्यादा अजीब था। जिन लोगों को पता अच्छी बात, लेकिन जिनको नहीं पता ना वो ये कहेंगे कि सरकार यहाँ करना चाहती क्या थी, क्या स्पष्ट कर रही थी। इसकी वजह से 24वां संविधान संशोधन के जो प्रावधान थे ना वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा घटिया थे। घटिया किस प्रकार थे समझ लेते हैं। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में संसद में आया भी और संसद में आने के बाद पारित भी हो गया। और इसके प्रावधान किस प्रकार थे, प्रावधान समझिए। यहां पर आप समझ गए कि भाई स्टेटमेंट क्लियर हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं होगा और अनुच्छेद 13 की व्याख्या भी कर दी थी। अब जब 24वां संविधान संशोधन अधिनियम आया और पारित हो गया तो इसकी महत्वपूर्ण बात क्या थी, अब यह समझिए। इसकी महत्वपूर्ण बात यह थी कि संसद ने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 दोनों में ही संशोधन कर दिया। यानी कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 जिसके अंदर संविधान में संशोधन होता है, दोनों की ही प्रकृति पूरी तरह से बदल दी। और जब प्रकृति को बदल दिया तो क्या बताया गया, यहाँ पे यह बताया कि संसद किसी भी तरह से मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है और इन्हें वापस ले सकती है। यानी कि संसद को पूरा अधिकार है कि भाई अपनी मर्जी से नागरिकों के अधिकारों से खिलवाड़ करे। यह स्टेटमेंट, यह जो स्थिति थी, यह स्थिति कहां दर्शाई गई, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में दर्शाई गई। संसद में विधान आया भी और पारित भी हो गया। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन भी हो गया। और प्रावधान क्या थे, प्रावधान यह थे कि भाई सरकार यानी कि संसद अपनी मर्जी से और जब चाहे
वह मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, मौलिक अधिकारों को वापस ले सकती है, यानी कि पूरे के पूरे मौलिक अधिकार भी खत्म कर सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ कर दी गई। तो आपको उम्मीद होगी कि सरकार के यहाँ तो स्पष्ट समझ में ही नहीं आ रहा करना चाहती क्या है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जगह पर निरंकुश शासन स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही साथ अनुच्छेद 13 की दोबारा से व्याख्या दे दी। अनुच्छेद 13 की यहाँ पे संसद ने व्याख्या यह दी कि अगर कभी भी कोई ऐसा अधिनियम आता है जिसकी वजह से मौलिक अधिकार कम होते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन होता है या मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया जाता है, अगर इस प्रकार का कभी भी कोई प्रस्ताव आता है तो ऐसी स्थिति में उसे अनुच्छेद 13 के तहत कानून माना ही नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ पर संसद ने क्या बताया, यहाँ संसद ने यह बताया कि अगर ऐसा कोई अधिनियम आ रहा है जिससे मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, वापस लिया जा रहा है, तो उसको अब अनुच्छेद 13 के तहत कानून ही नहीं माना जाता। कि अनुच्छेद 13 यह कहता है कि कोई विधि लाई जाएगी जिससे मौलिक अधिकारों में संशोधन होगा या मौलिक अधिकार कम होंगे तो वह विधि शून्य मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे सरकार ने संशोधन किया और क्या स्पष्ट कर दिया कि भाई अगर ऐसा कोई संशोधन है जिसकी वजह से मौलिक अधिकार खत्म हो रहे हैं, उसको अनुच्छेद 13 में ही हम कानून ही नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की यह व्यवस्था कब की गई, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम में की गई। तो इसके बाद क्या हुआ, सरकार को कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी अजीब सी लगी और बहुत सारी चीजें फिर लगातार चलती रही। अब क्या हुआ समझते, सरकार ने यहाँ पे क्या हुआ, स्टेटमेंट वगैरह आ गई, भाई कानून भी बन गया, अच्छी बात है। चुनौती तो उसको खैर नहीं मिली, कहीं ना कहीं क्या होता है चुनौती दी जाती है, तो यहाँ पे चुनौती नहीं दी। यहाँ पर क्या हुआ समझते हैं इसके आगे। इसके बाद देखने में आया केशवानंद भारती मामला 1973। केशवानंद भारती मामला मौलिक अधिकारों को लेकर के अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केशवानंद भारती मामला जो आया था वह संविधान मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 26 को लेकर के आया था। अनुच्छेद 26 कहता है कि भाई हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने धर्म से जुड़े हुए धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है, उसके ऊपर खर्चा कर सकता है। अनुच्छेद 26 यह व्यवस्था करता है नागरिकों के लिए। अब क्या हुआ, केशवानंद भारती मामला भारत का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मामले माना जाता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मामला। और अगर आप इस मामले से परिचित नहीं है, नहीं जानते अच्छे से, तो ऊपर के आप आई बटन पे टैप करें, आई बटन पे एक वीडियो है, वह वीडियो आपको केशवानंद भारती मामले के बारे में पूरी जानकारी देगी। अब क्या हुआ, केशवानंद भारती मामला आया, मौलिक अधिकारों को संशोधन को लेकर के बात की गई, मौलिक अधिकारों पर सरकार के अधिकार को लेकर के बात की गई। अब बात की क्या हुई समझते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आई। सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट क्या आई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, जो यह 24वां संविधान संशोधन अधिनियम था ना, इसको वैध करार दे दिया। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देखो जी, आपका जो यह संशोधन किया था ना आपने, जिसमें आप मौलिक अधिकारों को वापस ले रहे थे, कम कर रहे थे, तो ठीक है, हम मानते हैं ये वैलिड है, आपने बहुत अच्छा काम करा, उचित है। लेकिन भाई केशवानंद भारती मामला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सर केशवानंद भारती मामले ने इसको तो क्लियर कर दिया कि हाँ जी ये ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने, इस पूरे के पूरे संशोधन को अपने हिसाब से रोटेट कर दिया और इसके अंदर प्रावधान जोड़ते चले गए। अब प्रावधान क्या जोड़ा, यह पहली स्थिति थी, यानी कि हम जान रहे थे कि मूल संरचना की बात कहां से शुरू हुई थी, तो मूल संरचना की बात जो थी वह पहली बार बात सामने आई केशवानंद भारती मामले के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ इस 24वां संविधान संशोधन अधिनियम को वैध ठहराया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक नई स्टेटमेंट दी, नया सिद्धांत जोड़ा इसके अंदर, और वह सिद्धांत था मूल संरचना का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहीं के बाद से बन गया। और यहां एक तरफ सरकार ने खुद संशोधन करके यह अधिकार ले लिया था कि भाई वह मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी। और अपनी स्टेटमेंट जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि, इससे पहले आप पहले प्रश्न समझ लीजिए। यहां प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती। वही प्रश्न बार बार उठ रहा था, वही प्रश्न अब दोबारा आएगा कि भाई अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती। अब इस प्रश्न का जवाब जो था वो बिल्कुल ठोस रूप से अब यहां सामने आएगा। मूल संरचना का सिद्धांत इस केस के अंदर दे ही दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, आप वह समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे यह कहा कि देश की संसद को यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करे। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि देश के संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की मौलिक संरचना मूल संरचना में परिवर्तन करे। यानी कि जहां एक और संसद ने यह अधिकार लिया था कि वह मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, संशोधित कर सकती है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में उस संशोधन अधिनियम को वैध ठहराया अपनी थ्योरी के साथ।
थ्योरी क्या दी, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी, और यह बताया कि आपको अधिकार है, आपकी विधायी शक्तियां अच्छी है, आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मौलिक अधिकार में संशोधन करना है वो भी कीजिए, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, आप अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की मौलिक संरचना को नहीं बदल सकते। दैट्स ऑल। अब जब यहां मौलिक संरचना की बात आ गई तो मौलिक संरचना से क्या स्पष्ट हो गया कि भाई अब संसद कभी भी मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन कर ही नहीं सकती, क्योंकि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार संविधान की मूल संरचना का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। मूल संरचना के अंदर हम उन सभी चीजों को शामिल करते हैं जो हमारे देश की हमारे संविधान की प्रस्तावना बताई गई है। संविधान की प्रस्तावना जितनी महत्वपूर्ण चीजें शामिल है वह सभी मौलिक संरचना के तहत आती है, और उसके अंदर अधिकारों की बात तो स्पष्ट रूप से की ही गई है। तो यहाँ पर क्या क्लियर हो गया कि भाई यहाँ एक और सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को वैधता दी, वहीं अपने एक थ्योरी जोड़ करके मूल संरचना की थ्योरी यहाँ जोड़ दी, और अनुच्छेद 368 के तहत यह बता दिया कि भाई आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मौलिक संरचना में संशोधन किए बिना। अब यहाँ पर फिर दोबारा से क्या हुआ, भाई सरकार तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, सरकार के लिए मामला समझ में नहीं आया कहना क्या चाह रहे थे, क्योंकि सरकार के लिए यहाँ बहुत ज्यादा दुविधा खड़ी हो गई, संसद बहुत ज्यादा परेशान कि संशोधन कर सकते हैं लेकिन मौलिक संरचना में संशोधन नहीं कर सकते। अगर मौलिक संरचना में संशोधन ही नहीं होगा तो सरकार को अधिक शक्तियां कैसे मिलेगी, संसद के पास अधिक पावर कैसे आएगी, यहां पर यह समस्या खड़ी हो गई। अब समस्या खड़ी हो गई तो फिर दोबारा मामला देखते हैं, एक और मामला आएगा। अब अगला मामला आ गया इंदिरा नेहरू मामला 1975। यह बहुत सारी किताबों के अंदर बहुत सारी जगहों पर चुनावी मामले के नाम से भी प्रसिद्ध है। 73 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टेटमेंट दे दिया था, 75 में यह केस सामने आया, और 75 में यह केस सामने क्यों आया ये देखते हैं। यह केस सामने इसलिए आया क्योंकि सरकार ने क्या करा था, सरकार ने 39वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था। 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में पारित हुआ था। इसके जो प्रावधान थे, इसके प्रावधान किस प्रकार थे वह समझते हैं। इसके प्रावधान कहते हैं कि देश का जो प्रधानमंत्री होगा और जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, अगर देश के प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के से जुड़ा हुआ अगर कोई उनके चुनावी संबंधी मामला है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संबंधी विवाद का जो मामला है वह न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से पूरी तरह से बाहर है, यानी कि देश का प्रधानमंत्री कौन बना और सुप्रीम और लोकसभा का अध्यक्ष कौन बना, इस मामले को कभी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या स्पष्ट हुआ यहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि प्रक्रिया फॉलो करो या मत करो, क्योंकि अंतिम फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को देना ही होता है। तो यहाँ पर क्या करा, 39वें संविधान संशोधन अधिनियम सरकार ने पारित किया, और पारित करने का क्या बताया कि भाई जो देश का प्रधानमंत्री होगा और जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उसके चुनाव को लेकर के अगर कोई भी विवाद खड़ा होगा तो वह विवाद सुप्रीम कोर्ट में कभी जाएगा ही नहीं, यानी कि उसको मामले को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से ही बिल्कुल बाहर कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सुना तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा चिंता हुई। क्यों चिंता हुई? क्योंकि अगर इस प्रकार का कभी भी कोई मामला होता है तो वह सुलझने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आता है और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना होता है। साथ ही साथ यह मामला किसके तहत था? यह मामला था न्यायिक सक्रियता के तहत। जगह ही नहीं है, यहां लिख लेते हैं क्या है ये, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, देखो न्यायिक समीक्षा की स्थिति में क्या होता है ये समझते हैं। न्यायिक समीक्षा में क्या होता है कि कोई भी पुरानी जो व्यवस्था होती है, सरकार कोई भी प्रावधान करती है, कोई भी मामला करती है, अगर उसके ऊपर कोई भी विवाद उठता है तो उसकी समीक्षा की जाती है, रिव्यू किया जाता है, या कोई भी अन्य व्यवस्था है जिसको रिव्यू की जरूरत है, दोबारा से देखा जाना जरूरी है कोर्ट के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। सरकार ने क्या करा, यहाँ पर सरकार ने इसको पास कर दिया 39वें संविधान संशोधन अधिनियम को, और प्रधानमंत्री के चुनाव और लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव था उसके ऊपर कोई विवाद उठेगा तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कभी भी लिया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं लिया सकता? क्योंकि सरकार ऐसा चाहती थी। अब यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार से पूरी तरह से बाहर हो गया। अब सरकार ने क्या करा, इंदिरा नेहरू मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, और सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे संशोधन को ही रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट क्लियर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट क्लियर करते हुए यह बताया कि भाई यह जो मामला है यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर जा रहा है, पहली बात। और जिस प्रकार से यह अधिनियम पेश किया गया है ना, यह कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता को न्यायिक समीक्षा को प्रभावित कर रहा है। और न्यायिक समीक्षा जब प्रभावित हो रही है तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं संविधान की मूल संरचना प्रभावित हो रही है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का महत्वपूर्ण तत्व है। तो यह स्टेटमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भी यहां पूरी तरह से क्या कर दिया, रद्द कर दिया कि भाई प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का अगर चुनाव संबंधी कोई विवाद सामने आएगा तो फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट लेगी बाद में। तो यह मामला स्टेटमेंट यहां पर भी खत्म कर दिया। मामला कौन सा चल रहा है यहाँ पर? अब मामला चल रहा है मूल संरचना का।
जब केशवानंद भारती मामला खत्म हुआ था तो उसके बाद से ही मूल संरचना का प्रावधान लागू हो गया था और बहुत बड़े स्तर पर लागू हुआ था। हर जगह पर यही मामला आज भी देश में देखा जाता है। तो इंदिरा नेहरू मामले के अंदर क्या लाए, मूल संरचना के प्रावधान को बीच में लाए और यह जो संशोधन किया था इसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ रद्द कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। यह ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम था भारतीय इतिहास का जिसे आज भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान जो थे वह संविधान में जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना को सकारात्मक रूप से संशोधित किया गया और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लाया गया था। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे काम हुए थे। इसीलिए क्या करते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1976 को क्या कर दिया था, 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और अच्छे अच्छे काम किए गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सरकार ने एक बहुत ही यहाँ पे खतरनाक मामला सामने लेकर के आई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंदर ध्यान से सुनना क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में सरकार ने एक संशोधन पारित करते हुए यह दर्शाया कि अब देश की जो सुप्रीम संसद की स्टेटमेंट यह थी कि देश की संसद की जो विधायी शक्तियां हैं वह असीमित हैं और देश की संसद संविधान में किसी भी हद तक संशोधन कर सकती है, किसी भी हद तक संशोधन कर सकती है। यह स्टेटमेंट यहां पर लाई गई। कब लाई गई, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंदर यह स्टेटमेंट पेश की गई कि देश की संसद की जो विधायी शक्तियां हैं वह असीमित हैं और देश की संसद संविधान में किसी भी हद तक संशोधन कर सकती है। साथ ही साथ एक मामला और इसमें जोड़ा था, एक प्रावधान और जोड़ा था। वह प्रावधान यह था कि अगर कभी भी ऐसा मामला होगा तो उसे किसी भी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, फिर चाहे वह मामला मौलिक अधिकारों के संशोधन से संबंधित ही क्यों ना हो। अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं यह संविधान संशोधन यह भी दर्शा रहा है कि सरकार तानाशाही बनने की कोशिश कर रही थी। कब की बात है, 1976। देश में आपातकाल लगा हुआ था भाई, ये भी तो देखो, देश में आपातकाल लगा हुआ था जिस आपातकाल के बाद बहुत सारी चीजें बदली थी। 42वां संविधान संशोधन आया और इस संशोधन के अंदर क्या प्रावधान किया गया था कि देश की संसद को संविधान में किसी भी हद तक संशोधन करने का अधिकार है। देश की संसद को संविधान में किसी भी हद तक संशोधन करने का अधिकार है और उन संशोधनों को कभी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। यह बात यहाँ की गई जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। कहीं ना कहीं यह संशोधन अपने आप में एक खतरनाक रुख लिए हुए था जिससे संविधान की मूल संरचना और पूरा का पूरा संविधान ही खतरे में था। अगर यह संविधान संशोधन अधिनियम लगातार लागू रहता ना तो ऐसा हो सकता है शायद संविधान ही नहीं बचता। अब क्या हुआ यह समझते हैं। उसके बाद यह व्यवस्था आ तो गई, तत्काल तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन 1980 में मिनर्वा मिल्स मामला सामने आया भाई। जब मिनर्वा मिल्स मामला सामने आया तो उस समय फिर यही मामला उठा 42 संविधान संशोधन अधिनियम का और संसद की शक्ति को लेकर के फिर दोबारा बात चली संसद के न्यायालय के अंदर। अब मिनर्वा मिल्स मामले का जो फैसला था ना वो अब तक का अंतिम रहा है। क्या फैसला था, वह फैसला सुन लेते हैं। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि देश की जो संसद है ना उस संसद को संविधान के द्वारा सीमित संशोधन अधिकार दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि संसद को संविधान के द्वारा जो संविधान में संशोधन के अधिकार दिए गए हैं ना वह सभी अधिकार बहुत ज्यादा सीमित हैं। तो कृपया करके सरकार उन सीमित अधिकारों को असीमित करने की कोशिश ना करे और सरकार निरंकुश बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। यह स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने वहां जारी की और यह स्टेटमेंट देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 42 संविधान संशोधन के अंदर जो यह प्रावधान किया था ना असीमित संशोधन करने वाला, उसको पूरी तरह से यहाँ रद्द कर दिया था। और उसके बाद से अब तक ही जो यह महत्वपूर्ण दोनों मामले हैं, केशवानंद भारती मामला और यह मिनर्वा मिल्स मामला, इनके जो विधान है, इनके प्रावधान, इनकी व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, यह व्यवस्था आज भी हमारे देश के अंदर लागू है। और आज भी जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है या संसद जो भी काम करती है वह इन्हीं मामलों के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसी के तहत रहते हुए ही अपनी स्टेटमेंट जारी करती है। ठीक है, तो यह सब बात यह हो गई कि भाई जो मूल संरचना का जो व्यवस्था थी यह किस प्रकार से सामने आई और किस प्रकार से धीरे धीरे अंत में पता लग गया कि हाँ सरकार को कहाँ पर संशोधन करने का अधिकार है और कहाँ संशोधन करने का अधिकार नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि
केशवानंद भारती मामले के अंदर जहां एक और सरकार ने यह स्पष्ट किया कि सरकार को अधिकार है तो सही संशोधन का, लेकिन सरकार कभी भी संविधान की मौलिक संरचना जो है, उसकी जो मूल संरचना है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। वहीं मिनर्वा में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट यह क्लियर की कि देश की संसद को संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार दिया गया है वह एक सीमित अधिकार है, वह असीमित अधिकार नहीं है, और कुछ दायरों में रह करके ही संविधान का संशोधन किया जा सकता है। तो यह बात सारी यहाँ क्लियर हो गई। अब चलिए थोड़ा सा यह समझ लेते हैं कि वास्तव में जिन मूल संरचनाओं की हम बात कर रहे हैं, यह मूल संरचनाएं क्या है। तो अब मूल संरचनाओं को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है।